वेलकम टू दिस माइंड मैप सेशन ऑन प्रोबेबिलिटी। और जहां तक प्रोबेबिलिटी का सवाल है, यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जेई मेंस एज वेल एज जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। शायद ही जेई एडवांस का कोई ऐसा पेपर हो जो बिना प्रोबेबिलिटी के बना हो। अगर हम 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालते हैं तो हमें यह पता है इसमें 1 से लेकर 13 तक इसमें विड्रॉ हो सकता है, लेकिन इस बार कौन सा पत्ता विड्रॉ होगा यह हम नहीं जानते, इसलिए यह भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाए, यानी कि एक तरीके से ये पूरी की पूरी सैंपल स्पेस को आपस में डिवाइड कर लें। यह क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली सीरीज नहीं है, यहां सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए, और इसको बेहतर करने के लिए आपको डेफिनेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके साथ में। हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे 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 टू एवरीवन एंड वेलकम टू दिस माइंड मैप सेशन ऑन प्रोबेबिलिटी। और जहां तक प्रोबेबिलिटी का सवाल है, यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जेई मेंस एज वेल एज जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। शायद ही जेई एडवांस का कोई ऐसा पेपर हो जो बिना प्रोबेबिलिटी के बना हो, और जेई मेंस में हर शिफ्ट में इससे 1 और कभी कभार 2 सवाल तक देखने को मिल जाते हैं। सो दैट मेक्स दिस चैप्टर रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड नोटवर्दी। तो देर किस बात की है, जल्दी से नोटबुक और पेन लेकर बैठिए और साथ में शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का माइंड मैप। माइंड मैप में सबसे पहली चीज, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, एक एक चीज बताएंगे, सारा का सारा चैप्टर थ्योरेटिकली रिवाइज करवाएंगे। तो सबसे पहली चीज, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हमें पहले से सारे आउटकम्स पता होते हैं, लेकिन इस बार इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने पर क्या आउटकम आएगा वह नहीं पता होता। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे कि टॉस ऑफ अ कॉइन, हमें पता है हेड या टेल में से कुछ आएगा, लेकिन इस बार हेड आएगा या टेल आएगा यह नहीं पता, तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसी तरीके से अगर हम डाइस को फेंकते हैं, हमें पता है 1 2 3 4 5 या 6 में से कुछ आएगा, लेकिन इस बार क्या आएगा यह हमें नहीं पता, इसलिए यह भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अगर हम 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालते हैं तो हमें यह पता है इसमें 1 से लेकर 13 तक, यानी 1 से लेकर 13 तक का कोई भी पत्ता इसमें विड्रॉ हो सकता है, लेकिन इस बार कौन सा पत्ता विड्रॉ होगा यह हम नहीं जानते, इसलिए यह भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर सैंपल स्पेस क्या होती है। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उन सबको इकट्ठा करके एक सेट में हम रख लें तो वह सेट उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस कहलाती है। यानी सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिस्क्रीट सैंपल स्पेस एक ऐसी सैंपल स्पेस होती है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। यानी कहने का मतलब है जिसमें या तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो या फिर इनफाइनाइट हो, लेकिन वो काउंटेबल हो। काउंटेबल का मतलब है दे कैन बी पुट इनटू 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी कि हम उसके जो आउटकम्स हैं उनकी लिस्टिंग कर सकें, A1, A2, A3, A4 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ऐसा ना हो कि हमारी जो सैंपल स्पेस है वो कंटिन्यूअस हो जाए, जैसे कि इंटरवल 0 to 1। इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो हम काउंट नहीं कर सकते, हम उनको लेबलिंग नहीं कर सकते, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ नहीं कर सकते लेबलिंग। तो वह क्या है, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। तो यहां जो हमारे कोर्स में सैंपल स्पेस है वो या तो फाइनाइट होगी या काउंटेबली इनफाइनाइट होगी, यानी हम उसके एलिमेंट्स की लेबलिंग कर सकेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन तक। नेक्स्ट इज कुछ नोटवर्दी सैंपल स्पेस है, जैसे कि थ्रो ऑफ अ डाइस। अगर हम थ्रो ऑफ डाइस देखें तो टोटल पेयर ऑफ डाइस देखें तो टोटल हमारे पास 36 आउटकम्स आ सकते हैं, क्योंकि जो आउटकम्स आते हैं वो हमेशा इस तरह से आते हैं। इस जगह को भरने के 6 तरीके, इस जगह को भरने के भी 6 तरीके, तो टोटल आउटकम्स हो जाते हैं 36। तो इन ऑल वी हैव 36 आउटकम विच आर लिस्टेड ओवर हियर। ध्यान रखिएगा यहां पर जो यह वाले सारे आउटकम्स हैं ये कहलाते हैं डबलेट्स। दीज आर ऑल डबलेट्स, ये कहलाती हैं डबलेट्स। और यहां पर अगर देखा जाए तो यह है सम 1, सम 2, फिर ये सम 3, फिर ये सम 4, फिर ये सम 5, फिर ये सम 6, फिर यह सम है 7, दिस इज सम 7 एंड दिस इज सम 8 and then this is sum 9, then this is sum 9, then we have sum of 10 and then sum of 11 and that is the sum of 12। यानी कि डाइस में जो हमारे पास नंबर्स आते हैं उनका जो सम होता है वो 1 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकता है। सम ऑफ
2 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकता है. Sum of 2 can occur in how many ways? In just one way. And sum of 3 can occur in 2 ways. Sum of 4 can occur in 3 ways. Sum of 5 can occur in 4 ways. Sum of 6 can occur in 5 ways. Sum of 7 can occur in 6 ways. Sum of 8 can occur in 5 ways back again. Sum of 9 can occur in 4. Sum of 10 can occur in 3 ways. And sum of 11 can occur in 2. And sum of 12 can occur in only one way. So that is the pattern that is followed over here. तो ये चीज आप याद रखेंगे, अच्छा रहेगा, ऑब्जेक्टिव्स में काम भी आएगी. फिर अगर हम टॉस ऑफ 3 कॉइन्स देखें तो उसकी सैंपल स्पेस होगी, टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि आप जानते हैं जो सैंपल स्पेस होगी वो 3 आउटकम से बनी होगी. इस आउटकम को भरने के लिए 2 तरीके, हेड या टेल. इसको भरने के 2 तरीके, इसको भरने के भी 2 तरीके. और क्योंकि तीनों को भरना है तो टोटल 8 इज द आउटकम. तो इन जनरल अगर आप n कॉइन्स को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस में 2 to the power n आउटकम्स हो जाएंगे. अगर आप n डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस विल बी 6 to the power n. सो दीज आर सम ऑफ द फ्यू सैंपल स्पेसेस. थोड़ी कार्ड्स के बारे में जानकारी लेना भी अच्छा होगा, क्योंकि जेई में, मेंस में, एडवांस में कार्ड्स के ऊपर भी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं. यहाँ कार्ड्स अगर प्रोबेबिलिटी में देखा जाए तो 2 कलर टोटल कार्ड्स होते हैं 52, जो कि 2 कलर्स में डिवाइडेड होते हैं. 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं. अब ब्लैक जो सूट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सूट्स. तो कितने सूट होते हैं? 4 सूट होते हैं. यानी जैसे आप हिंदी में, अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, आप यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, थोड़ा हिंदी जानते हैं अच्छे से, तो आप समझ सकते हैं सूट्स का मतलब होता है जो यहाँ पर आप बोलते हैं चिड़ी, है ना. फिर क्लब, हार्ट और डायमंड. हर किसी में 13-13 पत्ते होते हैं. स्पेड और क्लब ब्लैक होते हैं. डायमंड और हार्ट लाल रंग के होते हैं. और यानी कुल मिलाकर ब्लैक में भी 26 और रेड में भी 26. और हर पत्ता कितना होता है? 4 होते हैं. जैसे अगर मैं 2 देखूं तो 2 ऑफ स्पेड्स, 2 ऑफ क्लब, 2 ऑफ डायमंड, 2 ऑफ हार्ट्स होगा. इसी तरह से अगर मैं किंग देखूं, किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ डायमंड एंड किंग ऑफ क्लब होगा. अगर मैं जैक देखूं, जिसे हम गुलाम कहते हैं, वह भी इसी तरह से 4 सूट्स में अवेलेबल होगा. यहां लिखा हुआ है सब कुछ. किंग, क्वीन और जैक, इन्हें हम फेस कार्ड या पिक्चर कार्ड्स कहते हैं. इसी तरह से ऑनर कार्ड्स क्या होते हैं? तो पिक्चर कार्ड, इनके ऊपर फोटो बनी होती है भाई, है ना, इसलिए इन्हें पिक्चर कार्ड या फेस कार्ड कहते हैं. इसी तरह से ऑनर कार्ड क्या होते हैं? ऑनर कार्ड होते हैं 16, किंग, क्वीन, जैक और एस. एस मतलब इक्का, जैक मतलब गुलाम, और क्वीन का मतलब बेगम, और किंग का मतलब राजा. नेक्स्ट इज इवेंट. व्हाट इज एन इवेंट? सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट इवेंट कहलाता है. एन इवेंट एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस. और हम कब कहते हैं कोई इवेंट हो गया? हम तब कहते हैं कोई इवेंट हो गया जब हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम है वो उस इवेंट में मिल जाए. जैसे अगर मैं कहूं इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो हमारे इवेंट में क्या क्या हो सकता है? 2, 4 और 6. मान लो हमने डाइस फेंका और हम कहें इवेंट ई इज इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर. तो जैसा मैंने कहा ई में क्या होगा? 2, 4 और 6 होगा. हमने डाइस फेंकी और 4 आ गया, देन वी विल से दिस इवेंट हैज अकर्ड. लेकिन मान लो 5 आ गया तो हम कहेंगे इवेंट ई हैज नॉट अकर्ड. तो कुल मिलाकर कोई इवेंट कब कहा जाता है कि हो गया? जब उस एक्सपेरिमेंट का आउटकम उस इवेंट के अंदर पाया जाए तो हम कहेंगे इवेंट ई हो गया. और जब उसके अंदर ना पाया जाए तो हम कहेंगे इवेंट ई नहीं हुआ. वही चीज यहां अंग्रेजी में लिखी हुई है. नेक्स्ट काम की बात, एम्प्टी सेट. अब क्योंकि इवेंट जो होता है हर इवेंट जो होता है वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, और हम जानते हैं कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. देयरफॉर एम्प्टी सेट इज आल्सो एन इवेंट, एंड इस इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. इसी तरीके से सैंपल स्पेस इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड इट इज कॉल्ड एज श्योर इवेंट. तो ध्यान रखिए, इसे श्योर इवेंट और एम्प्टी सेट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. फिर उसके बाद कुछ परिभाषाएं आती हैं, कुछ कैटेगराइजेशंस आते हैं इवेंट के. सबसे पहला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? अ सेट ऑफ इवेंट्स इज सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम प्रीक्लूड्स द अकरेंस ऑफ
द रिमेनिंग इवेंट्स, यानी कि एक का होना बाकी सभी के ना होने की गारंटी हो, तो ऐसे इवेंट्स क्या कहलाते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी अगर इवन हो गया तो बाकी बचे हुए कोई भी इवेंट्स में से, बाकी बचे हुए कोई भी इवेंट्स में से कोई भी इवेंट अकर नहीं कर सकता, यानी कुल मिलाकर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो इन सेट थ्योरेटिक नोटेशन, अगर मेरे पास E1, E2, EM ये M इवेंट्स हैं, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे? जब इनमें EI इंटरसेक्शन EJ फॉर I नॉट इक्वल टू J, I1 to M एंड J1 to M ये क्या हो? ये है हमेशा फाई हो, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे एग्जाम्पल में यह हमने 4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दिखा रखे हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब भाई कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इक्वली लाइकली, अ सेट ऑफ इवेंट्स इज सेड टू बी इक्वली लाइकली कब? इफ वी हैव नो चांस, इफ वी हैव नो रीजन टू बिलीव दैट वन अकरेंस ऑफ वन इज मोर एज कंपेयर टू अकरेंस ऑफ अदर, यानी कि एक के होने का जो चांस है वो दूसरे के बनिस्पत कम या ज्यादा है। अगर इस बात का शक करने का हमारे पास कोई गुंजाइश ना हो तो ऐसे इवेंट्स इक्वली लाइकली कहलाते हैं। उसके लिए अक्सर क्वेश्चंस में कहा जाता है अ फेयर डाइस इज थ्रोन, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, है ना, एन अनबायस्ड डाइस इज थ्रोन, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड। इस तरह से शब्द का उपयोग किया जाता है ताकि वहां यह दर्शाया जा सके कि वह डाइस एक फेयर डाइस है, उस डाइस को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 सभी के होने की प्रोबेबिलिटी एक समान है, सभी के होने का चांस एक समान है। तो इसलिए यह शब्द फेयर अनबायस्ड आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी में बार बार यूज किया जाता है। तो इक्वली लाइकली का मतलब जहां सबके होने की प्रोबेबिलिटी, सारे पॉसिबल आउटकम्स जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट के, उन सबके होने का चांस बराबर हो, ऐसे एक्सपेरिमेंट को, ऐसे इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या हो गए? इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब है जब उन दोनों इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी एक समान हो, बराबर हो। हमारे पास ये शक की गुंजाइश ना हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। एग्जॉस्टिव सेट क्या होते हैं? अ सेट ऑफ इवेंट्स इज सेड टू बी एग्जॉस्टिव अगर उन सब का यूनियन करने पर क्या बन जाए? पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाए। तो E1, E2, E3 सॉन अप टू EM अगर ये है इवेंट्स है तो ये एग्जॉस्टिव कब कहलाएंगे? जब इन सब का यूनियन पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाए, यानी कि एक तरीके से ये पूरी की पूरी सैंपल स्पेस को आपस में डिवाइड कर लें। तो यहां पर E1, E2 and so on up to EM are exhaustive, are said to be exhaustive, are said to be exhaustive। कब कहते हैं exhaustive? if E1 union E2 union EM इज इक्वल टू होल ऑफ द सैंपल स्पेस, तो हम कहेंगे हमारे जो इवेंट्स हैं वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। देन वी विल से दैट दीज इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव। अब हम इनको एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलेंगे। तो जैसे मान लो E1, E2, फिर E3, फिर E4, फिर कहीं E5, तो इस तरह से इवेंट्स हो सकते हैं। यहां इस डायग्राम को मेरा बनाने का मेन मकसद ये है कि आप कहीं बच्चे सोच लेते हैं कि एग्जॉस्टिव का मतलब इन दोनों में आपस में कुछ कॉमन नहीं हो सकता। बिल्कुल कॉमन हो सकता है। यह E1 है, यह पूरा E2 है, एंड दिस इज E3, दिस इज E4, दिस इज E5, है ना, so दिस इज EM एंड दिस इज EM-1 एंड इस तरह से बने हुए हैं अलग अलग। तो आप देख सकते हैं कि इनमें कुछ कॉमन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बस शर्त यह कि सबको यूनाइट करके, सबको मिलाकर क्या बन जाना चाहिए? पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए। फिर कुछ काम की बात, पहली काम की बात कि ए डैश या ए बार या फिर ए कॉम्प्लीमेंट स्टैंड्स फॉर द नॉन अकरेंस ऑफ ए यूनियन बी स्टैंड्स फॉर अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, यानी दोनों में से कम किसी एक के होने को दर्शाता है, या फिर ए प्लस बी। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी, जिसे हम ए बी से भी नोट करते हैं, सिर्फ ए बी लिख दें, इट स्टैंड्स फॉर द साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ ए एंड बी। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश स्टैंड्स फॉर अकरेंस ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ए एंड बी बोथ। ए सबसेट ऑफ बी स्टैंड्स फॉर अकरेंस ऑफ ए इंप्लाइज अकरेंस ऑफ बी। यह वाला पॉइंट में आप ये ऐसे अच्छे समझें कि अगर यह है बी है और ए बी का सबसेट है तो ऑब्वियस ही बात है अगर ए हो गया तो आउटकम कहां मिलेगा? ए में मिलेगा। और जब आउटकम ए में मिलेगा और क्योंकि ए बी के अंदर ही है तो वो आउटकम बी में भी मिलेगा। तो यानी ए का होना डेफिनेटली बी के होने को इंश्योर करता है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दिस इंप्लाइज अकरेंस ऑफ ए इंप्लाइज अकरेंस ऑफ बी।
अब आते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पर. If a random experiment results in n, capital N, mutually exclusive, equally likely and exhaustive outcomes, of which n are favorable to the occurrence of event E, then probability of occurrence of E is given by P of E is n upon capital N. So what is n upon capital N? Small n is the number of outcomes of the random experiment which are favorable to the occurrence of E. यानी यूं कहूं कि number of elements in E इवेंट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, दैट गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी. फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैन बी सिंपली स्टेटेड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. इन फैक्ट अगर A1 A2 एंड सो ऑन अप टू AN, अगर यह सब के सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं. यू कैन स्टिल राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, लेकिन शर्तें लागू, ये सब के सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, यानी कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए किन्हीं भी दो में. देन इट कैन बी एक्सटेंडेड टू दिस. फिर अगर A और A बार देखा जाए तो A है अकरेंस ऑफ A एंड A बार इज नॉन अकरेंस ऑफ A, तो यहां पर ये इवेंट A है और नॉन अकरेंस ऑफ इसके बाहर है, तो अगर A यूनियन A बार किया जाए तो यह आ जाता है प्रोबेबिलिटी, ये आ जाता है सैंपल स्पेस के बराबर. और अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन A बार करूं तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ S, और प्रोबेबिलिटी ऑफ S कितना हो जाएगा 1. क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां ऊपर आएगा NS अपॉन NS, दैट विल कैंसल आउट एंड विल बिकम 1. So this can be written as probability of A plus probability of A bar is equal to 1, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. तो यहां से मैं probability of A bar को लिख सकता हूं, यानी probability of non occurrence of A is 1 minus probability of occurrence of A. So that is an important rule which gets used time and time again in probability. Next is, अगर A and B दो इवेंट हैं तो probability, डी मॉर्गन्स लॉ है बेसिकली, A बार यूनियन B बार, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ A और B इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ A एंड B. प्रोबेबिलिटी नाइदर A अकर्स नॉर B अकर्स इन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी आइदर A अकर्स और B अकर्स. तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइदर A नॉर B इज 1 माइनस आइदर A और B और बोथ इन अ वे. ठीक है, तो नाइदर A नॉर B, ना तो A हो ना ही B हो, इज इक्वल टू 1 माइनस या तो A हो या B हो या दोनों हो. तो दिस इज यूज्ड मोर. नेक्स्ट इज एडिशन थ्योरम. एडिशन थ्योरम basically applies to A union B when A and B are not mutually exclusive, and this is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. तो आप इसे पाएंगे जैसे सेट थ्योरी में आपने पढ़ा था, n ऑफ A यूनियन B इज n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B. सिमिलर रिलेशन हमारे पास प्रोबेबिलिटी में भी है. वी हैव अ सिमिलर रिलेशन इन प्रोबेबिलिटी एज वेल. सो दिस इज A, दिस इज B, तो A यूनियन B इज होल ऑफ दिस रीजन. ये हो जाएगा A यूनियन B एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. फिर जनरलाइज एडिशन थ्योरम, अगर तीन का यूनियन है तो इट इज अगेन यू कैन यूज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस दो के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी प्लस तीनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी. अगर ये n में हो जाएं, अगर n इवेंट्स हो जाएं, इन्हीं के यूनियन की प्रोबेबिलिटी होती है उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम माइनस उनके दो के यानी पेयर्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटीज का सम, फिर प्लस ट्रिपलेट्स के इंटरसेक्शन का सम, and so on with alternating plus and minus till you reach the last stage which is the intersection of all of them. So that is generalized addition theorem. Next is conditional probability. Now conditional probability is probability of occurrence of A, probability of occurrence of A given B has already occurred, given B has already occurred, यानी कि B already occur कर चुका है ना. Given B has already occurred, we want to find out this probability. This is denoted by probability of A given B
या फिर कई लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी एंड इट इज गिवन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी upon number of elements in B. That is how you write it. That is how you write it. That is probability of occurrence of A given B has already occurred. Question में इसकी पहचान अक्सर इस तरह से होती है. Question में given होगा, given that this event has already occurred, you have to find the probability of something. For example, अगर मैं कहूं example के तौर पर a pair of dice is thrown, pair of dice is thrown and sum of outcomes is observed to be 11, is observed to be 11. Find probability. Let me find probability. चलो ये लिख लेते हैं. Find probability an even numbered occurred. Find probability ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 8. Find probability that an outcome of 6 has occurred on a dice. तो यहां क्या ऑलरेडी हो चुका, 8 का सम आ चुका. हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि किसी एक डाइस पर कम से कम an outcome of 6 has occurred on a dice. तो आप पहले देखो, number of ways in which you can get a sum of 8 is how much? सर 8 के लिए 2 6 6 2 5 3 5 4, मेरे ख्याल से 5 आएंगे, ऐसे इट इज 5. अगर आप देखेंगे ये टेबल, तो नंबर ऑफ वेज इन विच अ सम ऑफ 8 कैन बी ऑब्टेन्ड इज 5. कितना है? 5 है. तो 5 का सम, 8 का सम 5 तरीके से जनरेट हो सकता है. तो ऐसे इट विल बी 5 एंड नंबर ऑफ वेज इन विच 6 इंटरसेक्शन S8 चाहिए. तो यह क्या होगा सर? यह हो सकता है या तो 2 6 आ जाए, 6 2 आ जाए, बस. तो 2 होंगे ऐसे, तो 2 आउटकम्स होंगे. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 गिवन S8 विल बी 2/5, क्योंकि 2 हमारे लिए दोनों का इंटरसेक्शन हो गया कि 6 आ जाए किसी एक डाइस पर और साथ में सम 8 आ जाए, और टोटल n ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन n ऑफ B. दैट इज इट. यहां एक चीज याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0 नहीं होनी चाहिए, यानी B शुड नॉट बी एन एम्प्टी इवेंट. फिर उसके बाद आती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A इंटरसेक्शन B और साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ A इंटरसेक्शन B, या फिर इसे ऐसे कहते हैं साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, E1 E2. इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यह मानते हुए कि E1 हो चुका. So that is multiplication theorem. Probability of simultaneous occurrence of events E1 and E2 is given by probability of first into probability of second, ये assume करते हुए कि first हो चुका. इसी तरीके से अगर हम इसको 3 में एक्सटेंड करें, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, आपको याद होगा मैंने स्पेशल नोटिस में बताया था कि A इंटरसेक्शन B को कई बार AB भी लिख देते हैं, सिर्फ AB. तो E1 E2 E3 का मतलब ये क्या है? इंटरसेक्शन है इनका. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड, यह मानते हुए कि फर्स्ट हो चुका, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड, यह मानते हुए कि फर्स्ट और सेकेंड हो चुके. तो दिस इज ऑल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. अगर आप चाहें तो इसे एक्सटेंड कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 3 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 without replacement.
find probability. First is a king, second is a queen, and third is a jack. तो बेसिकली हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी किंग, क्वीन और जैक। तो यह बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, ये एज्यूम करते हुए कि किंग आ चुका, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक, ये एज्यूम करते हुए कि किंग और क्वीन आ चुके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग विल बी 4/52, क्वीन विल बी 4/51, क्योंकि जब किंग जा चुका तो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ कार्ड्स वुड हैव रिड्यूस्ड टू 1, would have reduced by 1, और यहाँ 4/50, that would be the answer to this problem. So multiplication theorem basically is used to find probability of intersection of two or more events which are not independent. तो अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं जब हमारे पास दो इवेंट्स हम इंडिपेंडेंट तब कहलाते हैं जब एक का होना दूसरे के होने या ना होने को अफेक्ट ना करे। जब एक का होना या ना होना, अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अदर। तो E1 और इंटरसेक्शन E1 E2 इंडिपेंडेंट कब होते हैं? E1 and E2 associated with a sample space, associated with a random experiment, with a sample space S of a random experiment, are independent if probability of E1 intersection E2 is equal to probability of E1 into probability of E2, यानी उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड, दैट इज व्हेन वी से द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन यह रहती है कई बच्चों को कि जो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं वो भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, क्योंकि उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जबकि देखा जाए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इवेंट्स होते हैं वो तो स्ट्रांगली डिपेंडेंट होते हैं। क्यों? एक का होना बाकी सभी के ना होने की गारंटी होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट समझना गलत होगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कब इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? क्या वो कभी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव events can be independent only if at least one of them is an impossible event, यानी दोनों में से कम कोई एक इम्पॉसिबल इवेंट हो, तब वह क्या हो सकते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब हो सकते हैं? जब ऐसा हो। इसमें दो छोटी छोटी चीजें आती हैं जिसे हम कहते हैं पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। लेट मी टेल यू व्हाट डू वी मीन बाय पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। So let us see what do we mean by pairwise independent events. A set of events E1, E2 and so on up to En is said to be, a set of events is said to be pairwise independent, is said to be pairwise independent if probability of EI intersection EJ is equal to probability of EI into probability of EJ.
और जहाँ पर दोनों 1 से n के बीच में है और i और j इक्वल नहीं है, तो हम कब कहते हैं सेट ऑफ इवेंट्स इज पेयर वाइज इंडिपेंडेंट? जब उनके पेयर्स में एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड, देन वी कॉल देम टू बी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। इसी तरीके से एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट क्या होता है, तो वो भी देखते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स? म्यूचुअली इंडिपेंडेंट E1, E2, so on up to En are said to be mutually independent if probability of EI intersection EJ is equal to probability of EI into probability of EJ. Similarly, probability of EI intersection EJ intersection EK is equal to probability of EI into probability of EJ into probability of EK, where I, J, K are all different. ठीक है, and this chain continues. फिर 4-4 का देखेंगे, फिर 5-5 का, और फिर लास्ट में E1 इंटरसेक्शन E2 एंड इंटरसेक्शन En, E3 इंटरसेक्शन En will be equal to probability of E1 into probability of E2 into probability of E3 into probability of En. तो अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे इवेंट्स को हम म्यूचुअली क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स में आप ये देखें कि यहां पर ना दो के मतलब पेयर्स की इंडिपेंडेंस, फिर ट्रिपलेट्स की इंडिपेंडेंस, ये सब इंश्योर की गई हैं इसके अंदर। तो यहां से हमें एक चीज और समझ में आती है कि म्यूचुअल इंडिपेंडेंस इंप्लाइज म्यूचुअल इंडिपेंडेंस इंप्लाइज पेयरवाइज इंडिपेंडेंस, बट नॉट द कन्वर्स, है ना। तो म्यूचुअल इंडिपेंडेंस इंप्लाइज पेयरवाइज इंडिपेंडेंस, बट पेयरवाइज इंडिपेंडेंस डज नॉट इंडिपेंडेंस but this does not imply mutual independence. तो mutual independence implies pairwise independence, but pairwise independence does not imply mutual independence. आमतौर पर जब क्वेश्चन में लिखा जाता है A, B, C are independent, तो that basically means mutual independent. ठीक है, तो उस केस में A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A की प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के बराबर होगी, और साथ साथ तीनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के बराबर होगी। तो कहने का मतलब है कल को अगर कोई बोल दे कि A, B, C आर इंडिपेंडेंट, तो उसको म्यूचुअल इंडिपेंडेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होंगे तो एक क्वेश्चन में मेंशन होगा। नेक्स्ट इज an important point, अगर A और B इंडिपेंडेंट हैं तो A बार और B बार भी इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी A नॉट B नॉट भी इंडिपेंडेंट होते हैं, A एंड B नॉट एंड A नॉट एंड B आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। तो ये चीज याद रखिएगा। अगर P1, P2, Pn आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ n इंडिपेंडेंट इवेंट्स, E1, E2 so on up to En, इनकी प्रोबेबिलिटीज है P1, P2 so on up to Pn, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी एटलीस्ट वन ऑफ देम will be equal to 1 minus probability none of them occurs, यानी ना तो पहला हो, ना दूसरा हो, ना तीसरा हो। तो 1 माइनस ना पहला हो 1 माइनस P1, ना दूसरा हो 1 माइनस P2, ना तीसरा हो 1 माइनस P3, और ना ही nth वाला हो 1 माइनस Pn। तो अगर हमारे पास E1, E2 so on up to En n इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं
और हम चाहते हैं इनमें से कम कोई एक हो, तो 1 माइनस कोई भी ना हो। तो 1 माइनस कोई भी ना हो यानी 1 माइनस पहला ना हो, फिर दूसरा ना हो, तीसरा ना हो, चौथा ना हो। तो 1 माइनस P1, 1 माइनस P2, 1 माइनस P3 से लेकर 1 माइनस Pn तक का प्रोडक्ट। नेक्स्ट कम्स लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। दिस law is basically used to find the probability of an event which can occur with several other events which are mutually exclusive and exhaustive. तो अगर कोई इवेंट ए है जो बहुत सारे कुछ इवेंट्स के साथ घट सकता है, तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से निकालते हैं। सपोज दिस इज द सैंपल स्पेस and E1, E2 and En are n mutually exclusive and exhaustive events defined on the experiment, and A be any other event on this experiment as shown, and this A can occur with E1 or it can occur with E2 or it can occur with En. Then the probability of occurrence of A is given as the sum total of these probabilities. It is given as P of E1 into probability of A given E1, फिर plus probability of E2 into probability of A given E2, फिर plus so on probability of En into probability of A given En. तो अगर कोई इवेंट बहुत सारे इवेंट्स के साथ घट सकता है, then the probability of occurrence of event A which can occur with E1, E2 and so on up to En is given by the sum total of these probabilities. That is why it is called as law of total probability. और इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें, मान लो एक लेडी के पास एक पर्स है, उस पर्स में 3 कंपार्टमेंट हैं, इसमें 1 रुपया का 1 रुपी का क्या है, 1 रुपी का एक कॉइन है और 5 रुपया का 2 कॉइन है, 5 रुपया का 2 कॉइन्स इंटू 2, और यहां 1 रुपया का 2 कॉइन है और 5 रुपया का 3 कॉइन है। और लास्ट वाले केस में मान लेते हैं 1 रुपया का इसके पास है 3 कॉइन और 5 रुपया का है 4 कॉइन। एक लेडी के पास एक पर्स है, उस पर्स में 3 कंपार्टमेंट्स हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है, 1 रुपया का सिक्का, फिर 5 रुपये का सिक्का, पहले में 1 दूसरे में 2, है ना, पहले में 1 रुपया का 1, 5 रुपया का 2, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मान लो एक बेगर उसे अप्रोच करता है एंड शी रैंडमली पुट्स हर हैंड इन द पर्स एंड ड्रॉज अ कॉइन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि बेगर को 5 रुपया का सिक्का मिल जाए। अब जो ये 5 रुपये का सिक्का मिल जाए बेगर को, दिस इवेंट कैन अकर आइदर विद द फर्स्ट कंपार्टमेंट, पहली जेब से, या दूसरी जेब से, या तीसरी जेब से। तो दिस इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ 5 रुपी कॉइन, प्रोबेबिलिटी बेगर गेट्स 5 रुपी कॉइन, है ना, बेगर गेट्स 5 रुपी कॉइन, इसको मैं ए कह देता हूं, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी पहला कंपार्टमेंट आ जाए और इनटू प्रोबेबिलिटी उसमें से 5 रुपया का सिक्का आ जाए, गिवन कंपार्टमेंट 1 सिलेक्ट हो गया, फिर प्लस कंपार्टमेंट 2 सिलेक्ट हो जाए, इनटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन कंपार्टमेंट 2 सिलेक्ट हो गया, फिर प्रोबेबिलिटी कंपार्टमेंट 3 सिलेक्ट हो जाए, इनटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन कंपार्टमेंट 3 सिलेक्ट हो जाए। तो कंपार्टमेंट 1 यह है, यह कंपार्टमेंट 2 है और यह कंपार्टमेंट 3 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 एंड दिस इज 2/3, फिर प्लस 1/3 इंटू 3/5, फिर प्लस कंपार्टमेंट 3 की 1/3 इंटू 4/7, 4/7। So that is the required probability that the beggar gets a 5 rupee coin. तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ऐसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर एक ही इवेंट को, एक ही एक्सपेरिमेंट को अंडर आइडेंटिकल कंडीशन रिपीटेडली परफॉर्म किया जाए और उसके अंदर कुछ गिनी चुनी खासियतें हों, तब हम उस एक्सपेरिमेंट को, हम उन ट्रायल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट को क्या बोल सकते हैं, बर्नौलीज ट्रायल्स बोल सकते हैं। तो बर्नौली ट्रायल पहले तो समझें, ट्रायल्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स इफ दे सैटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। तो पहली बात तो ट्रायल क्या है, अगर हम कहते हैं वी हैव कंडक्टेड 3 ट्रायल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इट मींस यू हैव रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट 3 टाइम्स।
if you have conducted 4 trials of the experiment, it means you have repeated the experiment 4 times. तो यहां पर कोई ट्रायल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट को हम कब बर्नौली ट्रायल कहते हैं? अगर उसके अंदर ये खासियत हो, पहली, देयर शुड बी अ फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स शुड बी फाइनाइट. नंबर 2, द ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, यानी कि एक ट्रायल का आउटकम दूसरी ट्रायल के आउटकम को अफेक्ट नहीं करना चाहिए. ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम्स, या तो सक्सेस या फेलियर. सक्सेस या फेलियर कौन डिफाइन करेगा? ये आप डिफाइन करेंगे कि आज से इस एक्सपेरिमेंट में हम ये सक्सेस मानेंगे और इसको फेलियर मानेंगे. ठीक है, तो हर बार हर परफॉर्मेंस में सिर्फ 2 ही आउटकम्स होने चाहिए, या तो सक्सेस या फिर फेलियर. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स सेम इन ईच ट्रायल. तो अगर इस तरह का कंडीशंस को हमारा वो एक्सपेरिमेंट रिपीटेड ट्रायल में सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं बर्नौली ट्रायल्स कर रहे हैं हम इस एक्सपेरिमेंट के. और इसके लिए अगर मैं कहूं नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, मान लो नंबर ऑफ ट्रायल्स है ना, द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर n and probability of success is p, probability of success in a single trial, in a trial is p, and probability of failure, probability of failure in a trial is q, then probability of getting exactly R success यानी कि probability x is equal to R, where x denotes the number of success. तो हमें कितनी सक्सेस चाहिए? R सक्सेस चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है NCR P टू द पावर R Q टू द पावर N माइनस R. तो अगर हमने एक एक्सपेरिमेंट को n बार रिपीट किया और वह इन सब कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उन n ट्रायल्स में R सक्सेस मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है NCR इंटू P की पावर R इंटू Q की पावर N माइनस R. क्योंकि यह जो प्रोबेबिलिटी है बाइनोमियल थ्योरम के जनरल टर्म TR+1 से मैच करती है, इसीलिए इसका नाम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. यहां यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि P प्लस Q की वैल्यू 1 होगी और R 0 से लेकर N के बीच में कुछ नंबर होगा. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. नेक्स्ट कम्स द बेस थ्योरम. पहली बात तो ये बेस थ्योरम है, ये बेस थ्योरम नहीं है. तो बेस थ्योरम BAYE' दैट इज बेस थ्योरम, नॉट बेस थ्योरम. तो इस थ्योरम का मेन यूज कहां होता है? इस थ्योरम का मेन यूज होता है इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इन द पास्ट बेस्ड ऑन द प्रेजेंट. यानी कि इस थ्योरम में हम बेस्ड ऑन द प्रेजेंट वी विल इवैल्यूएट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इन द पास्ट. हियर विद द नॉलेज ऑफ प्रेजेंट वी प्रिडिक्ट द पास्ट. मान लो एक इवेंट ए है which can occur with several other events E1, E2, E3, En, है ना. इन सब के साथ वो इवेंट हो सकता है जहां E1, E2, En सबके सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं और साथ में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन En हमें ऑलरेडी पता है. देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ EI, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ EI गिवन A हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी के EI इवेंट हो गया हो कहीं पास्ट में, that is equal to probability of given A has already occurred, that is equal to probability of EI into probability of occurrence of A given EI divided by the sum of these probability of EI, A given EI, I varies from 1 to n. यानी इस थ्योरम को बेटर समझने के लिए ऐसा समझे जैसे मान लीजिए आपके पास n कार्ड्स थे और उन n कार्ड्स में से यानी 52 कार्ड्स थे, 52 कार्ड्स में से मान लो 2 पत्ते खो गए. अब 2 पत्ते खो गए, यह इवेंट हो गया और अब हमने बचे हुए 50 कार्ड्स में से एक कार्ड ड्रॉ किया. इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वह जो कार्ड हमने ड्रॉ किया वह एक एस हो. तो अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में क्या घटना घट चुकी? 2 कार्ड्स ड्रॉन, 1 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ रिमेनिंग 50 कार्ड्स वाज एन एस. एंड हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि खोए हुए दोनों पत्ते भी एस थे. इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है. तो
अभी जो घटना घट चुकी कि हमने 50 पत्तों में से एक पत्ता निकाला, वो एस था, और इस बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं पास्ट को कि भैया जो 2 पत्ते खोए हो वो दोनों के दोनों पत्ते एस थे। इस बात की प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहेंगे। तो यहां पर आपको यह समझ में आना चाहिए, हियर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट यू प्रिडिक्ट द अकरेंस ऑफ एन इवेंट इन द पास्ट। जैसे कि अगर कहा जाए हमारे पास 2 बैग हैं, उस 2 बैग्स में से हम एक बैग सिलेक्ट करते हैं रैंडमली और उसमें से एक बॉल निकालते हैं और वह बॉल व्हाइट कलर की आई, जबकि आपको दे रखा है बैग ए में 5 व्हाइट 5 ब्लैक हैं, बैग बी में 6 व्हाइट 4 ब्लैक हैं, है ना, 5 व्हाइट 5 ब्लैक 6 व्हाइट 4 ब्लैक। और इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी कि जो ये व्हाइट बॉल आई है यह बैग ए से आई हो। तो यहां इवेंट क्या घट चुका कि हमने जो बॉल निकाली वह व्हाइट आ चुकी, और हमें पास्ट में इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि पास्ट में जो हमने बैग चुना था वो बैग ए हो या बैग फर्स्ट हो। तो यह बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि बेस थ्योरम लगती कहां है। बेस थ्योरम वहां लगती है जहां एक घटना प्रेजेंट में घट चुकी है और उसके बेसिस पर हम पास्ट में किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। दैट इज व्हाट इट इज यूज्ड फॉर। तो जो घटना अभी घट चुकी उसे हम डिनोट करते हैं ए से, और जिस घटना की होने की प्रोबेबिलिटी हमें पास्ट वाली उसकी प्रोबेबिलिटी है जो उसे हमें निकालना होता है उसे हम कहते हैं ई आई। और बाकी बचे हुए जो भी इवेंट्स हैं E2 E3 ये जितने भी इवेंट्स हैं EI को छोड़कर ये सब के सब कहलाते हैं ऑल्टरनेटिव इवेंट्स। ऑल्टरनेटिव इवेंट्स क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव इवेंट्स होते हैं वो इवेंट्स इन केस EI अगर नहीं हुआ होता तो उसके अलावा जो जो पॉसिबिलिटीज बनती दे आर ऑल कंसिडर्ड टू बी ऑल्टरनेटिव इवेंट्स। जैसे कि पहले केस में मैंने आपको बताया 52 पत्तों में से 2 पत्ते खो गए, अभी एक पत्ता निकाला, 50 पत्तों में से वो एस आया, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताई कि वो दोनों जो पत्ते खोए थे वो दोनों एस हो। तो इसका ऑल्टरनेटिव इवेंट यानी EI हमारे लिए क्या हो गया? 2 कार्ड्स लॉस्ट इन द पास्ट वर बोथ एस। व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव इवेंट्स? सर ऑल्टरनेटिव इवेंट सिर्फ एक ही होगा, बोथ कार्ड्स लॉस्ट इन द पास्ट वर नॉट एस। दोनों के दोनों एस ना हो, यानी एक एस हो एक नॉन एस हो, या फिर दोनों के दोनों नॉन एस हो, तो ये हमारे पास उसके ऑल्टरनेटिव इवेंट्स हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा ऑल्टरनेटिव इवेंट्स का मतलब क्या है। ऑल्टरनेटिव इवेंट्स का मतलब है अगर यह घटना नहीं घटित होती पास्ट में तो इसके अलावा जो जो घटनाएं घटित हो सकती थी वो सब हमारी ऑल्टरनेटिव इवेंट्स में आएंगी। सो दैट इज वेयर बेस थ्योरम इज यूज्ड। बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कहां पर हम बेस थ्योरम का यूज करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट वी प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इन द पास्ट। इसके ऊपर जेई एडवांस का एक फेवरेट टॉपिक में से एक है। जेई एडवांस में उसके ऊपर लगभग हर साल सवाल पूछा जाता है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इसके ऊपर क्लास में बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर रखे हैं तो आप उन्हें एक बार देखिएगा और इसको बेटर करिएगा। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। नाउ लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। मान लो आप किसी एक वेंचर में, किसी एक गेम में, किसी एक बिजनेस में आप पार्टिसिपेट करते हैं जहां आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी P है, और जीतने पर आपको जो प्राइज मनी मिलेगा या जो वो बिजनेस आपको प्रोवाइड करेगा दैट विल बी कैपिटल M। तो आपकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हो जाती है P इंटू M। सो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इज नथिंग but the probability of your success in a particular venture into the amount of money that you shall receive in case of success in that venture। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि आपने किसी गेम में पार्टिसिपेट किया और वहां पर मान लो आपको जीतने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो है 1/3, और जीतने पर आपको 3000 रुपए मिलेंगे। तो व्हाट इज योर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन? सर 1/3 इंटू 3000 दैट इज 1000 इज योर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एट दिस वेरी पॉइंट। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आई होप ये क्लियर हुआ होगा। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का मतलब है जो आज की डेट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको मिलेगा, ठीक है। दैट इज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। ये कुछ ऐसा ही है जैसे मान लो 2 क्रिकेट टीम्स के बीच में मैच होने वाला है और दोनों टीम्स इक्वली स्किल्ड हैं, तो कोई भी जीत सकता है, टीम ए और टीम बी में से कोई भी जीत सकता है। मान लो जीतने वाली टीम को 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, तो पहले वाला टीम का जो कैप्टन है उसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होगी? वो क्या सोच रहा होगा उसकी टीम को कितने पैसे मिलेंगे, क्या एक्सपेक्ट कर सकता है वो। इसी तरह से दूसरी टीम का जो कैप्टन है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा? दोनों एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अगर आज की डेट में वो मैच ना खेला जाए तो वो जो 3 करोड़ रुपए हैं वो इन दोनों के बीच में कैसे बट जाएंगे?
उसकी एक्सपेक्टेशन होगी उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी हाफ, इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ, तो हाफ इंटू 3 दैट इज 1.5 CR ही विल गेट एंड 1.5 CR ही शैल गेट। तो कहने का मतलब है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द गेम, अगर आप किसी गेम में बीच में हैं और आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी P है और टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो है उस गेम में जीतने पर मिलता है M, तो उस वक्त अगर गेम वहीं एंड कर दिया जाए तो उस वक्त आपको कितना पैसा मिलेगा? P इंटू एम, और आपके प्रतिद्वंदी को क्या मिलेगा? 1 माइनस P इंटू एम, दैट इज व्हाट ही शैल गेट। तो इस मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के कॉन्सेप्ट की बात बहुत पुराने समय में जाती है, पास्कल के समय में, जहां पास्कल का एक दोस्त था एंड ही यूज्ड टू रन अ गैम्बलिंग हाउस, और गैम्बलिंग हाउस में ज्यादातर लोगों के बीच में जब वो जुआ खेलते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई वगैरह हो जाती है, जहां गेम को बीच में ही एंड करना पड़ता है। और लड़ाई अक्सर इसी बात को लेकर होती है कि भाई ये जो पैसे अभी टेबल पर पड़े हैं, ये पैसे इन दोनों के बीच में कैसे बांटे जाएं इन अ फेयर वे। तो पास्कल ने बेसिकली इसका एक सॉल्यूशन दिया था दैट द मनी शुड बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन वुड बी द आइडियल वे टू डिवाइड द प्राइज मनी इन केस द गेम एंड्स एट एनी पॉइंट while it is being played, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर एंड हो जाए। नेक्स्ट इज 3 इवेंट्स स्पेस। अगर मेरे पास 3 इवेंट्स हैं A B C, E1 here denotes the probability, the region in which exactly one of the events occur। तो अगर आप इस रीजन को देखेंगे, इसमें सिर्फ A हो रहा है, B नहीं हो रहा, C नहीं हो रहा। इस रीजन में C हो रहा है, A नहीं हो रहा, B नहीं हो रहा। इस रीजन में B हो रहा है लेकिन A नहीं हो रहा है और C भी नहीं हो रहा। So these all come under the region exactly one of them occurs। ये exactly 2 वाला रीजन है। कौन सा? सिर्फ ये ऊपर वाला लीफ, ये वाला रीजन, बस ये वाला रीजन। ये exactly 2 वाला रीजन है कि उसमें A हो रहा है, B हो रहा है, C नहीं हो रहा। इसमें A और C हो रहा है, B नहीं हो रहा। इसमें C हो रहा है, B हो रहा है और A नहीं हो रहा। ये है एग्जैक्टली 3 वाला रीजन, जहां पर तीनों के 3 हो जाएं। और बाहर वाला जो रीजन है जिसमें ना तो A होता है, ना B होता है, ना C होता है, वो है E0 वाला रीजन। तो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स, एग्जैक्टली वन अकर्स, यानी इन तीनों में से एग्जैक्टली सिर्फ एक ही इवेंट हो तो हमें जो भी E1 वाले रीजन है उनकी प्रोबेबिलिटीज चाहिए। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी एग्जैक्टली 1 अकर्स, इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C। तीनों की प्रोबेबिलिटीज को जोड़ लीजिए और फिर उसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो लीफ वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन A इंटरसेक्शन B हैज बीन इंक्लूडेड 2 times, this also has been included 2 times, this also has been included 2 times। तो -2 times A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A। लेकिन यह वाला जो रीजन था ये कितनी बार इंक्लूड हुआ? सिर्फ 3 बार। जब हमने PA प्लस PB प्लस PC किया तो उसमें ये जो बीच E3 वाला रीजन है ये 3 बार एक्सक्लूड हुआ, 3 बार इंक्लूड हुआ, लेकिन एक्सक्लूड कितनी बार हो गया? एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां। तो कुल मिलाकर कितनी बार एक्सक्लूड हो गया? यह एक्सक्लूड हो गया कितनी बार? यह एक्सक्लूड हो गया 3 इंटू 2, 6 बार एक्सक्लूड हो गया, जबकि इंक्लूड सिर्फ 3 बार हुआ था। तो हमें यह रीजन चाहिए था? नहीं चाहिए था। यानी ये हमें कितनी बार चाहिए था? 0 बार चाहिए था। लेकिन अब यह कितनी बार एक्सक्लूड हो गया? 6 बार। यानी कुल मिलाकर ये -3 टाइम्स प्रेजेंट होगा अभी भी इस सम में। इतने पार्ट में ये -3 टाइम्स के रूप में उसके अंदर समाया होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो 3 टाइम्स उसमें हटाना पड़ेगा। तो +3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, सो दैट इज व्हाट यू गेट। फिर एग्जैक्टली 2 अकरिंग, यानी मुझे ये रीजन और ये रीजन चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A, और उसमें ये वाला रीजन कितनी बार इंक्लूड हुआ? 3 बार, तो -3 टाइम्स दिस। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 अकरिंग, एटलीस्ट 2 का मतलब 2 हो जाएं या फिर तीनों के 3 हो जाएं। तो 2 हो जाएं, उसमें तीनों के 3 हो जाए, प्लस E3 और कर देंगे, वील गेट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 2। Next comes random variable. Now let us see what do we mean by random variable. Random variable is a function from the sample space into the set of real numbers. जैसे कि अगर मान लीजिए हमने 3 डाइस थ्रो किए और यहां हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और let us define a function from the sample space to the set of
रियल नंबर्स एंड x क्या डिनोट करता है, x ऑफ इनपुट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स इन इनपुट, नंबर ऑफ हेड्स इन इनपुट। तो आप देख सकते हैं अगर मैं बात कर रहा हूं, मैंने 3 कॉइन टॉस किए तो हमारी सैंपल स्पेस होगी ट्रिपल एच, फिर ट्रिपल टी, फिर डबल एच टी, एच टी एच, एच टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी और एच। 8 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी मैपिंग होगी 3 पर, इसकी मैपिंग होगी 0 पर, इसकी मैपिंग होगी 2 पर, इसकी मैपिंग भी 2 पर, इसकी मैपिंग भी 2 पर, इसकी मैपिंग 1 पर, इसकी मैपिंग 1 पर और इसकी मैपिंग भी 1 पर। सो x इज अ फंक्शन फ्रॉम द सैंपल स्पेस, फ्रॉम द सैंपल स्पेस S to the set of real numbers. So random variable is basically a function from the sample space to the set of real numbers. अगर मैं आपसे यहां पूछूं probability x is equal to 2, यानी x की वैल्यू 2 आ जाए तो इसके लिए कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं सर, 3 by 8। अगर मैं पूछूं probability x equal to 1, that is again 3 by 8, that is again 3 by 8। अगर मैं पूछूं probability x equal to 0, that would be 1 by 8, and probability x equal to 3, that is again 1 by 8। तो ये हो गई रैंडम वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यूज के अक्रॉस प्रोबेबिलिटी। अगर हम इसको लेकर एक क्या बना दें, एक टेबल बना लें, देन दैट टेबल इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। तो जैसे कि अगर मैं यहां पर देखता हूं, अगर मैं यहां देखता हूं तो ये x, यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 1 and 2 and 3। तो द रैंडम वेरिएबल हियर कैन टेक द वैल्यूज, ये x, ये px। 0 it is 1 by 8, then it is 1 3 by 8, then 2 is 3 by 8 and 3 is 1 by 8। this is probability distribution of x, probability distribution of x। so that is the probability distribution of x। और अगर अब हमें रैंडम वेरिएबल की मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर वेरिएंस, वो सब चीजें निकालना भी सीखना होगा, देखना होगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेल्स आउट हाउ अ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल। तो यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से आपको ये बताता है किस तरह से टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल। अ मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय, देखो अगर आपको याद हो तो मीन मिलता है समेशन fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi, वेयर fi इज द फ्रीक्वेंसी फॉर विच अ गिवन डेटा वैल्यू is repeated, that is how many times it is repeated, or the frequency of the given data। इसी तरीके से probability in a case can act like frequency because it is also a measure of how frequently can a particular event occur, because if probability is high then its frequency to occur is more, and if probability is less then its frequency to occur is also less। so in a way probability acts like frequency। तो अगर मुझे यहां मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल निकालना है तो मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल होगा pi xi अपॉन समेशन ऑफ pi inspired by the formula fi xi upon summation of fi। summation of pi is 1, so this becomes pi xi, and this is called the mean or the expected value of the random variable। तो इसे हम मीन बोल सकते हैं या expected value of random variable बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको याद हो वेरिएंस की बात करें, अगर स्टैटिस्टिक्स में जो हमने पढ़ा तो वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू xi माइनस न्यू, दैट इज द मीन का होल स्क्वायर। दैट इज हर डेटा वैल्यू में से मीन को घटाते जाओ, यानी उसकी एक तरीके से डेविएशन निकालते जाओ कि मीन से वो कितना डेविएट कर रहा है, और उन डेविएशंस को स्क्वायर करके ऐड कर लो एंड डिवाइडेड बाय द समेशन ऑफ द टोटल, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर, दैट विल गिव यू द वेरिएंस। तो इस केस में जो वेरिएंस होता है वो होता है समेशन ऑफ xi माइनस न्यू का होल स्क्वायर इनटू pi अपॉन समेशन pi। समेशन pi विल बी 1। तो व्हेन यू ओपन इट अप यू एंड अप विद pi xi स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस जो यहां पर होता है किसी भी रैंडम वेरिएबल का वो होता है समेशन
पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन पी आई एक्स आई, तो एक्स आई का होल स्क्वायर. तो यू कैन राइट इट एज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. हम इसे एक्सपेक्टेड वैल्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि वी विल एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब यह हो गया कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज के अक्रॉस, रैंडम वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज हैं, उसमें से जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन यू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस विल बी कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड द मीन वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल. तो मीन वैल्यू के अराउंड ही मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस आपको मिलेंगी जब आप वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे. जैसे कि अगर मैं आपको इसमें मीन की बात करूं तो मीन क्या आ जाएगा? इस केस में मीन होगा 0 इंटू 1/8 पी आई इंटू एक्स आई, 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 और प्लस 3 इंटू 1/8. So that gives you 3/8, 6/8. That is 9/8 and 12/8. That is 4 3s are 4 2s are. So nu is 1.5. So most of the times you will find that when you conduct this experiment, number of heads will be around 1.5, यानी 1 और 2 के आसपास ज्यादा दिखाई देंगे आपको. मैक्सिमम डेटा उधर ही कॉन्सेंट्रेटेड होगा क्योंकि मीन जो होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है. वेरिएंस एक तरीके से मेजर करता है स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अराउंड द मीन. अगर वेरिएंस किसी डेटा का वेरिएंस कम है तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस विल बी क्लोजर एंड क्लोजर टू द मीन वैल्यू एंड मीन इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. और अगर वेरिएंस ज्यादा हो तो उस केस में जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होंगी वो मीन से ज्यादा दूर पर स्थित होंगी. तो मीन उस केस में एक अच्छा मेजर नहीं है डेटा को रिप्रेजेंट करने का. बात करते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, let random variable x denote number of success, denote number of success in n trials of experiment. Then mean in this case is np and the variance is given as npq. So that is the mean and this is the variance, where p is the probability of success in a single trial and q is the probability of failure in a single trial. So that is how you can find out the mean and variance of a random variable in case of binomial probability distribution. ये i कहाँ से है? ये i उसी फॉर्मूला से है, बस इसको आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपको दिख जाए कि एक एक्सपेरिमेंट बर्नौली ट्रायल्स को ओबे कर रहा है तो उस केस में आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाकर मीन और वेरिएंस निकाल सकते हैं. अब रही बात स्टैंडर्ड डेविएशन की. स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अ बिग डील, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस. तो अगर आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, या स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दें तो वेरिएंस मिल जाएगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी पर बात करते हैं. व्हेन वी टॉक ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, यहां पर बेसिकली सपोज वी हैव एन एरिया A and area S, and suppose in a particular confined region within the area we are selecting a point within this area S. तो इस बात की प्रोबेबिलिटी, वो जो पॉइंट हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो एक गिवन स्पेसिफाइड एरिया के अंदर लाई करे जिसका एरिया है सिग्मा. तो प्रोबेबिलिटी दैट अ पॉइंट टेकन एट रैंडम इन द एरिया S इंक्लूडिंग एन एरिया सिग्मा, देन द चांस दैट द पॉइंट फॉल्स इन सिग्मा, यानी वो जो पॉइंट है वो सिग्मा से आ जाए. तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? टोटल सैंपल स्पेस डिवाइडेड बाय नीचे सैंपल स्पेस और ऊपर आता नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर द अकरेंस. तो यहां पर हमारे लिए टोटल एरिया कितना हो गया सैंपल स्पेस? वो S हो गया. और हमारे लिए जो फेवरेबल एरिया हो गया, जहां पॉइंट मिलने पर हम कहेंगे हाँ ये इवेंट हो गया, वो क्या होगा? वो एरिया होगा सिग्मा. तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट विल बी सिग्मा अपॉन S. इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास एक लाइन सेगमेंट है AB और उसमें से लाइन सेगमेंट है AB और हम इस सेगमेंट पर एक पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं, देन द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पॉइंट फॉल्स on a particular segment PQ of this line, then this probability will be PQ upon AB. That will give you the required probability of the point falling on this segment PQ.
इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे सवाल हैं और ध्यान रखिए ये माइंड मैप सीरीज है, यह क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली सीरीज नहीं है। यहां सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए और इसको बेहतर करने के लिए आपको डेफिनेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके साथ में। तो क्लास में आपने इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स ट्राई किए होंगे। यू शुड रीट्राई दोस प्रॉब्लम्स एंड सम PYQs सो दैट दिस चैप्टर बिकम्स योर स्ट्रेंथ। इस तरह के भ्रांतियों में मत रहें कि प्रोबेबिलिटी में मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। इस तरह के विचार अपने मन से निकाल दें। अगर आपने प्रोबेबिलिटी को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, तो वहां पर आपको मार्क्स डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।